आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। श्रोताओं नमस्कार। रेडियो डॉक्टर के एक नए अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, नेचुरोपैथी एक वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली है जो प्राकृतिक उपचार पद्धतियों पर आधारित है। जैसा कि नाम से भी लगता है, ये नेचर या प्रकृति से काफी जुड़ी हुई है। ये शरीर, मन और आत्मा के संतुलन पर बल देती है। इस पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमने रेडियो डॉक्टर के रूप में आमंत्रित किया है योग एवं नेचुरोपैथी एक्सपर्ट और प्रैक्टिशनर डॉक्टर शालू गुप्ता को। तो डॉक्टर शालू, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका। धन्यवाद। तो जैसा मैंने बताया, आज हमारा जो विषय है, हमारे श्रोता जरूर जानने के लिए उत्सुक हो गए होंगे, क्योंकि ये एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है जिसको नेचुरोपैथी कहा जाता है। और आज हम नेचुरोपैथी में जो ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर्स आप लोग फॉलो करते हैं, उसके बारे में हमारी जो आपकी जानकारी है, आपके माध्यम से श्रोताओं तक हम पहुंचाना चाहेंगे। तो सबसे पहले यही एक प्रश्न उठता है मन में कि ये नेचुरोपैथी किस तरह की चिकित्सा प्रणाली है? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो एक मुख्य चिकित्सा पद्धति है जिसमें शरीर में पंच महाभूत को हम बैलेंस करते हैं। शरीर पंच तत्व से बना है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश। शरीर में यदि कोई भी तत्व कम है या ज्यादा है तो हमारे शरीर को रोग लगता है। प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से पंच तत्व को शरीर में पूर्ण किया जाता है और शरीर को रोग विहीन किया जाता है। असल में प्राकृतिक चिकित्सा यही है। तो जैसा आपने बोला कि जितने भी प्राकृतिक तत्व हैं हमारे शरीर के और शरीर से बाहर, उनको बैलेंस करना है। हाँ जी। और शायद यही सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि इनका ही जो बैलेंस गड़बड़ाता है वही बीमारियों को जन्म देता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए कहा गया है मिट्टी, पानी, धूप, हवा सब रोगों की यही दवा। तो यदि हमारा बेस ठीक है तो हमें बीमारी लगेगी ही नहीं। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा करना जरूरी है। जी, तो मैं ये जरूर आगे कार्यक्रम में जानना चाहूंगी आपसे कि आपने बोला कि इसका जो है बचाव करने के लिए शायद ज्यादा जरूरी है, तो क्या उपचार भी किया जा सकता है? ये जरूर मेरे प्रश्न में शामिल रहेगा, लेकिन श्रोताओं से जरूर आग्रह करेंगे उससे पहले कि अगर आपके मन में भी कोई विचार आ रहा है, कोई सवाल आ रहा है, कोई जिज्ञासा है, कोई शंका है, तो जरूर डॉक्टर साहब से जुड़िए और अपनी शंकाओं को, अपने प्रश्नों को सही जवाब, सही समाधान के माध्यम से उसको जानिए, समझिए, क्योंकि ये मंच आपके लिए ही है। तो रेडियो डॉक्टर में आज का विषय नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स एंड प्रोसीजर्स और प्राकृतिक चिकित्सा किस तरह से ये की जाती है, क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स मौजूद है, इन सब पर जानकारी देंगी हमारी एक्सपर्ट, नेचुरोपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर शालू गुप्ता। तो हमारे एक श्रोता डॉक्टर साहब फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो। जी, आप अपना नाम बताएं। मैडम, मेरा नाम रमन है। रमन जी, अपना प्रश्न करें डॉक्टर साहब से। मैडम, मेरा प्रश्न ये है डॉक्टर साहब से, क्या किडनी रिलेटेड इश्यूज जो है वो नेचुरोपैथी से ठीक हो सकते हैं? हाँ जी रमन जी, देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब यही है कि जिस भी ऑर्गन में आपको प्रॉब्लम आएगी, नेचुरोपैथी ऑर्गन की क्लिनजिंग करके ऑर्गन को रेजुवेनेट करती है। अब ये डिपेंड करता है कि किडनी प्रॉब्लम कौन सी एज के किस एज में हुई है। एक सर्टेन एज तक तो होता है कि बॉडी रेजुवेनेट करती है और हर ऑर्गन वापस से रिप्लेनिश हो सकता है, लेकिन अगर 80-85 के बाद कोई बहुत सीवियर किडनी इश्यूज हैं तो भी नेचुरोपैथी उसे बहुत हद तक कंट्रोल कर सकती है। तो प्रॉब्लम है क्या? मैम, एज 41 है करंट में, वाइफ है मेरी, और प्रॉब्लम जो डायग्नोज हुई है दैट इज CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज। इसमें भी देखिए क्रेटिनाइन लेवल कितना है और बाकी जो पैरामीटर्स हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड, वो कितना है, उसके अकॉर्डिंग। यूरिक एसिड और आपका बाकी जो पैरामीटर्स है ठीक है, थोड़ा सा कैल्शियम और ये मिनरल्स डाउन आता है ब्लड में। एंड हाउ अबाउट द क्रेटिनाइन? फाइन, नॉर्मल। ठीक है, फिर ये 98% तो रिकवरेबल है, जो रिकवर हो जाएगा विद नेचुरोपैथी। और नेचुरोपैथी में मेडिसिन भी नहीं होती हैं। हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, प्लस सम किडनी पैक्स, किडनी बस्ती प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आप इनको नेचुरोपैथी कराइए। 30 to 40 डेज मिनिमम आप नेचुरोपैथी करानी पड़ेगी आपको, और किडनी डिजीज काफी हद तक रिकवर हो जाएगा।
ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी प्रश्न करने के लिए। एक क्वेश्चन और था। हाँ जी, पूछिए। एक्चुअली क्या है कि हम देखते हैं जनरली कि बहुत सारे नेचुरोपैथी सेंटर्स खुले होते हैं हमारे आसपास। हाउ टू गेट कि हम उसमें अपना करेक्ट कौन सा सही है वहाँ पे, वो कैसे हम लोग उसको पता कर सकते हैं? देखिए, थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी नेचुरोपैथी एक्सपर्ट जिसके पास आप जा रहे हैं उसको कितना एक्सपीरियंस है, और आप थोड़ा सा कस्टमर रिव्यूज, पेशेंट रिव्यूज ले सकते हैं, क्योंकि जो लोग बहुत सालों से प्राकृतिक चिकित्सा कर रहे हैं और जिन्हें कुछ एक्सपीरियंस अच्छा है, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, तो वो आपको उस अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी कि आपने हमसे बात की और प्रश्न किया है। उम्मीद है कि आपको जवाब भी मैडम से सही मिल गया। और ये हमें मैसेज आया है, मोहम्मद इम्तियाज कीर्ति नगर नई दिल्ली से लिख रहे हैं। गुड आफ्टरनून शालिनी जी एंड डॉक्टर जी, मुझे ये बताइए कि ये बीमारी किस बारे में है। तो ये बीमारी की बात हम नहीं कर रहे हैं, आज हम एक चिकित्सा प्रणाली की बात कर रहे हैं जिसको हम नेचुरोपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। तो इसके बारे में ये डिटेल जानकारी चाह रहे हैं आपसे। देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब समझिए, हम पतंजलि की बात करते हैं तो हम सबको योग जानते हैं। हम तो योग का अर्थ हम सब समझते हैं कि आसन, जबकि योग का अर्थ है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम और नियम जिसमें शरीर शुद्धि और आहार शुद्धि, मतलब बॉडी क्लिनजिंग, बॉडी हाइजीन, बॉडी डिसिप्लिन, और डाइट क्लिनजिंग और डाइट डिसिप्लिन, ये नेचुरोपैथी है। तो जब हमें नेचुरोपैथी इसलिए करनी है कि हम बीमार ही ना हो। आप लोग हमेशा डॉक्टर को इसलिए ढूंढते हैं कि आप बीमार होकर डॉक्टर के पास जाएं, पर क्या हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम अपनी जीवन शैली को इतना डिसिप्लिन रखें कि हम बीमार ही ना हो। तो नेचुरोपैथी हॉस्पिटल्स जो होते हैं या जो प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र होते हैं, वो एक वर्कशॉप की तरह होते हैं। जैसे गाड़ी को आप वर्कशॉप में ले जाते हैं ना कि वो हमेशा ठीक चलती रहे, ऐसे ही शरीर शुद्धि के लिए, शरीर के लिए वर्कशॉप है प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, जहां पर आप जाएं, हर 3 महीने या 6 महीने में 8 से 10 दिन के लिए प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की थेरेपीज लें, जिसमें मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, तेल मालिश, ये सब थेरेपीज होती हैं। तो एक अच्छा बॉडी क्लिनजिंग आप प्रोसेस कीजिए। तो जब आप ऐसे करते रहेंगे तो आपका शरीर बीमार ही नहीं होगा, और या फिर अगर आपका शरीर 2 साल में बीमार होने वाला है तो उसको 4 साल लगेंगे। तो ये एक प्रिकॉशन है कि हम बीमार ही ना हो। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि ये प्रिकॉशन, ऑलवेज इट इज सेड कि प्रिकॉशन या प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और आपने जो एक फ्रीक्वेंसी बताई, तो वो क्या हर किसी के लिए है या किसी उम्र के लिए खास? जनरली देखिए, जो 20 से 40 साल की उम्र है, जब इंसान को कोई होश नहीं है, सिर्फ काम और बिजी शेड्यूल, मीटिंग्स, ऑफिसेस, तो उस शेड्यूल में कम से कम हर 3 महीने में 10 दिन आप प्राकृतिक चिकित्सा जरूर कराएं। जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो अपने ऊपर बहुत ध्यान दे पाते हैं, जिनका लाइफस्टाइल बड़ा सुकून वाला है, वो हर 6 महीने में जा सकते हैं। लेकिन बाकी सबको हर 3 महीने में 10 दिन शायद कोई बड़ा समय नहीं है। बिल्कुल, हम वेकेशन पे भी जाते हैं, तो अपने स्वास्थ्य के लिए 10 दिन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जरूरी नहीं आप किसी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में जाकर रहें, आप एक ओपीडी में भी जा सकते हैं, जिसमें 2 से ढाई घंटे का प्रोसेस आपका रोज रहता है। लेकिन आपका प्राकृतिक चिकित्सा को चूज करने का जो वो है क्राइटेरिया, वो बड़ा श्योर होना चाहिए कि वो एक अच्छा प्राकृतिक चिकित्सक हो। जैसा अभी हमारे एक श्रोता पूछ रहे थे। हाँ जी, एक और श्रोता फोन लाइन पर है। हेलो जी, नमस्कार, बात कर रहा हूँ। जी अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है, बताएं, प्रश्न करें। थैंक यू मैडम जी। नमस्ते शालू मैम। नमस्कार मैडम, मेरा एक छोटा भाई है, 2-3 साल छोटा है, मतलब 30-31 साल का है वो। हाँ जी। तो उसके पैरों में नसों में दिक्कत होती है, पैरों नसों में, और उसमें दिक्कत ये होती है कि उसको एक तो दर्द होता है, और कभी कभार चलने फिरने में भी दिक्कत महसूस करता है। इस विषय में बताइए हमें। देखिए, इसके लिए थोड़ा सा मुझे डिटेल में उनसे बात करनी पड़ेगी कि क्या तकलीफ है, कैसी ब्लड रिपोर्ट्स हैं, कुछ स्पेसिफिक डिजीज है या नहीं है। लेकिन जो आपकी बात सुनकर अगर मैं कुछ निष्कर्ष निकालूं, तो इसमें जो प्राकृतिक चिकित्सा में हम कर सकते हैं, यदि पैरों में दर्द है और कोई नसों की प्रॉब्लम है, तो पैरों का गर्म ठंडा फुट बाथ वो बड़ा यूजफुल होता है, जिसमें आप 2 बाल्टी लें, एक में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी। तो 3 मिनट गर्म पानी की बाल्टी में पैर रखें और तुरंत 1 मिनट ठंडे में रखें, फिर 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, फिर 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा। तो ये 3:1 वाला जो फुटबाथ है, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है किसी भी पैर की तकलीफ के लिए,
चाहे वो वेरिकोज वेन्स हो, चाहे वो घुटनों में तकलीफ हो, चाहे कुछ और हो। इसके साथ साथ मतलब स्टेप बाय स्टेप करना है। हाँ, मतलब ऑल्टरनेट 3:1। सेकेंडली, आपको तेल मालिश का बहुत फायदा होता है, जिसमें ऊपर की तरफ तेल से मसाज करते हैं। और थर्डली, आपको अपनी डाइट को अच्छा रखना है। हमें सिर्फ पेट नहीं भरना है, हमें ये देखना है कि हमारी डाइट में पोषण प्रॉपर हो। तो उसके लिए आपको किसी प्राकृतिक चिकित्सक के पास बैठकर परामर्श लेकर सही तरीके से इनका खान पान का एक चार्ट बनवाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी कॉल करने के लिए। और आपने डाइट प्लान की भी बात की डॉक्टर साहब, तो क्या नेचुरोपैथी में डाइट प्लान को भी कुछ बनाया जाता है? कुछ हाँ जी। देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ ही है कि हमें प्राकृतिक तरीके से ठीक होना है। तो इसमें जैसा मैंने कहा था, पंच तत्व को हम पूर्ण करते हैं, बैलेंस करते हैं बॉडी में। और दूसरी चीज है, पंच तत्व पूर्ण होंगे ही तभी जब शरीर शोधन होगा, आहार शोधन होगा और फाइनली विचार शोधन होगा। इसलिए हम कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा इज अ ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। अगर हमारा भोजन सही नहीं है, क्योंकि भोजन हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है, जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल है, तो सबसे बड़ी चीज है आहार का सबसे बड़ा रोल रहता है हमें ठीक करने में। तो आजकल हमने ये सोचा, हम जो मर्जी, जब मर्जी, जिस मर्जी समय खाते हैं। तो आहार को सबसे ज्यादा कंट्रोल और किस प्रोपोर्शन में आप खाएं वो इम्पोर्टेंट है। तो वो पेशेंट टू पेशेंट बनेगा डिफरेंट डाइट प्लान, कस्टमाइज्ड। हाँ जी, ठीक है। यशपाल जी हमसे प्रश्न कर रहे हैं द्वारका, दिल्ली से। गुड आफ्टरनून टू डॉक्टर शालू एंड रिस्पेक्टेड शालिनी मित्तल मैम। अनदर वेरी गुड टॉपिक, थैंक्स। आपको भी धन्यवाद। इनका क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट ओवर आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट? देखिए, सबसे पहली बात तो आयुर्वेदा और प्राकृतिक चिकित्सा ऐसे कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स जो हैं वो पूर्णतः मेडिसिन पे चलते हैं। मतलब दे हैव लॉट ऑफ मेडिसिन जो आपको खानी होती हैं। मगर प्राकृतिक चिकित्सा में मेजर है कि फूड इज द मेडिसिन, कि हमारा भोजन ही हमारी औषधि है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में हम लोग प्रकृति से रिलेटेड ही थेरेपीज देते हैं। जैसे मैंने कहा, मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा। हम आपको जीवन जीने की शैली सिखाते हैं बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से। और उसके साथ हम आपको आहार, डाइट भी हम आपको बताते हैं जो बिल्कुल नेचुरल होगा। जो प्राकृतिक चिकित्सक आपको औषधि देगा, उसमें शायद कोई त्रिफला या आंवला या जीरा या मेथी दाना, कुछ ऐसी मेडिसिन होंगी। लेकिन आयुर्वेदा में शायद आजकल मेडिसिन बहुत ज्यादा रेडीमेड आपको मेडिसिन मिल जाती हैं। तो हमें शायद ऐसा लगता है कि हम अपने आप को ना सुधारें, हम मेडिसिन खाकर बेटर हो जाएं। लेकिन अल्टीमेटली जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबको ये संदेश जरूर देना चाहूंगी कि जब तक आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं करेंगे, हमारी सर्कैडियम रिदम जब तक नहीं सही से चलेगी, और जब तक आप एक डिसिप्लिन्ड डाइट नहीं लेंगे, तब तक आप कोई भी मेडिसिन कहीं से भी ले लीजिए, वो आपको असर नहीं दिखा पाएगी, चाहे वो एलोपैथी मेडिसिन ही हो। तो इनके प्रश्न का जवाब जहां तक समझ में आता है वो यही है यशपाल जी कि सभी थेरेपीज हैं अलग अलग। जैसा मैडम ने बताया कि वहां पे मेडिसिन ज्यादा हैं, आपका नेचुरल चीजों पर ज्यादा जोर है। लेकिन वो बात फिर वही है कि जो फॉलो करता है वो किस तरह से कर रहा है उसको फॉलो, और कितने फैक्टर्स को इंक्लूड किया जा रहा है, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देवदत्त जी हमें लिख रहे हैं कि आप दोनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरी कफ प्रकृति है और मुझे क्या ज्यादा और क्या कम खाना चाहिए ताकि मैं बैलेंस रह सकूं। तो ये भी कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक उस पे कफ प्रकृति। देखिए, कफ प्रवृत्ति का मतलब यही है कि वात, पित्त और कफ, देखिए 3 प्रकृति हैं। यदि आपका कफ बिगड़ा है तो आपको सबसे ज्यादा तो ये ध्यान रखना है कि आप दूध और दूध से बनी चीजें ना लें। दूसरी चीज है कि आपको, क्योंकि आपके शरीर में कफ प्रवृत्ति का मतलब है कि आपके शरीर में ठंडक बहुत ज्यादा है, तो आप जो भी आहार लेंगे वो इस तरीके से डिजाइन होगा जिसमें जो भी आप चीज खाएंगे उसकी गर्म तासीर होगी। तो आपको अपनी डाइट उस अकॉर्डिंग प्लान करनी पड़ेगी कि गर्म तासीर की चीजें लें। दूसरी चीज है, कफ प्रवृत्ति वाले लोगों को हमेशा बलगम बनना या बार बार छींके आना या सिर भारी रहना ऐसा रहता है, तो नाक में तेल 2-2, 3-3 बूंद नाक में तेल डालें रोज रात को सोने से पहले। और ये जो आपकी आंखें हैं उसके नीचे हमारे साइनस ग्लैंड्स होते हैं, तो यहां पर आप ऑयल से मसाज करें। उसके बाद आप लोकल स्टीम ले सकते हैं या फेस पर आप गरम टॉवल रख सकते हैं
उससे आप थोड़ा सा बेटर फील करेंगे जी। बाकी थोड़ा सा जब हम पेशेंट से मिलते हैं तो हम उसको ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाते हैं जी। तो आप भी अगर पूरी तरह से जानना चाहते हैं तो जैसा आप बार बार कह रही हैं, डॉक्टर शालू बार बार कह रही हैं कि ऐसे सुन के नहीं किया जा सकता है, आपकी जो एक एक चीज को जानेंगे अच्छे से फिर बताया जा सकता है। पर आपने काफी ब्रॉडली बताया कि कफ प्रकृति है तो इनको क्या तासीर खाना चाहिए। एक श्रोता वेट कर रहे हैं हमारी फोन लाइन पर। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार यामीन भाई, रेडियो वाला। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। आप अच्छे हैं जी? मैं खैरियत से हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। आप प्रश्न करें। आप भी अच्छे होंगे। बस जी, मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि जिन लोगों को डायबिटीज है, क्या इस पद्धति में डायबिटीज के बारे में भी कुछ हमें बताएं आप। देखिए, जो डायबिटीज है वो तो बिल्कुल लाइफस्टाइल डिजीज है। वो बहुत ही इजीली और बहुत अच्छे से मैनेज भी हो जाता है और बहुत सारे लोगों का रिवर्स भी हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा डिसिप्लिन वे में अपनी डाइट को फॉलो कर सकते हैं। प्लस ये देखिए, पैनक्रियास का इंसुलिन प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी जो है उसको हमें बेटर करना होता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में हमारे पास कुछ थेरेपीज होती हैं, जैसे पैनक्रियास पैक है, गरम ठंडा कटी स्नान है, पेट की गरम ठंडी लपेट है, पैनक्रियास मसाज है, पैनक्रियास बस्ती हम कराते हैं। प्लस इसके साथ हम जब एक अच्छी डाइट देते हैं तो बिलीव मी, डायबिटीज ऐसी बीमारी ही नहीं है जिसे लोग 20-20, 25-25 साल ढोते हैं। बिल्कुल भी अगर आप फॉलो नहीं करते। देखिए, हमारी बदकिस्मती क्या है कि हम लोग एक बीमारी को लेके आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, जी मुझे तो 20 साल से डायबिटीज है, मुझे 15 साल से थायराइड है। तो आप अपने आप से सवाल पूछें कि आप डायबिटीज की मेडिसिन कब तक खाएंगे, क्या जीवन भर इसे खाना जरूरी है। तो यदि आप प्राकृतिक चिकित्सा के संपर्क में आए या आपको कभी मौका मिले प्राकृतिक चिकित्सा की थेरेपीज लेने का, तो आप जरूर लीजिए और अपने आप को 2 महीने का समय दीजिए। जिसको इंसुलिन भी लगता है वो भी बहुत इजीली रिवर्सिबल है। आप बहुत इजीली बिना मेडिसिन के अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। बहुत केसेस हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने योग, प्राणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा करके डायबिटीज की मेडिसिन भी छोड़ दी है, इंसुलिन भी रिड्यूस खत्म हो गया और उनकी लाइफ से डायबिटीज ही खत्म हो गई है। तो एक और श्रोता फोन पर वेट कर रहे हैं। हेलो जी। हाँ, जितेंद्र जयपुर से। जी जितेंद्र जी, बताएं। अच्छा, जैसे अभी हमने मैडम को सुना, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा शरीर वात में है या कफ में है, या शरीर हमारा कौन सा शरीर किस है? वात कफ 3 बताया ना उसमें। हाँ, वात पित्त और कफ। देखिए, हाँ, तो ये हम कैसे जान सकते हैं कि हम किस में हैं? देखिए, पहला प्रश्न तो ये। दूसरा प्रश्न है कि मैडम इसमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, प्रिकॉशन लेना पड़ेगा नेचुरोपैथी में? देखिए, एक जनरल तरीका है वात पित्त और कफ को समझने का कि जो रोग नाभि के नीचे से अंगों के हैं, अगर आपको वहां का कोई रोग है तो आपको वात है। यदि नाभि से गले तक के रोग कोई भी रोग हैं तो पित्त है, और गले से ऊपर के रोग हैं तो कफ है। ये एक लेमन लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा रोग है। दूसरी चीज है कि प्रिकॉशन का मतलब क्या है। जो हमारी प्रकृति है ना, समय से सोना, समय से उठना, जो और नियम से भोजन करना। नंबर 3, वक्त बेवक्त बार बार कुछ नहीं खाना। नंबर 4, फूड कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना। ये नहीं कि किसी भी चीज के साथ हम कुछ भी खाई जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं। जैसा हम कहते हैं ना कि पशु के आगे भी अगर आप कुछ भोजन रख देते हैं तो पशु भी मुंह फेर लेता है। लेकिन मनुष्य का हाल क्या है, जो मर्जी हमें ऑफर करता है हम खाते जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि शायद हमें कोई देख नहीं रहा है। तो हमें ये समझना जरूरी है कि शरीर के भी नियम हैं। जैसे एक ऑफिस में नियम होते हैं ना, आप ऑफिस समय से जाते हैं, समय से आते हैं, ऐसे बॉडी में हर ऑर्गन की एक प्रतिक्रिया है। तो देर रात मोबाइल देखना, मोबाइल पे कुछ भी देखते रहने से भी क्या होता है कि हमारे जो हार्मोन्स, हमारे सिक्रीशन होने हैं, हैप्पीनेस हार्मोन्स, और वो सिक्रीट होने हैं, वो नहीं होते हैं क्योंकि हमारा माइंड उस वक्त भी बिजी है। तो यदि आप बिल्कुल प्राकृतिक नियमों के साथ चलेंगे तो आप जानेंगे कि आपको शरीर में रोग लगेगा ही नहीं। करके देखिए, यू विल फील द मैजिक ऑफ नेचर। चलिए, बहुत अच्छी बातें आप यहाँ बता रही हैं और हमारे श्रोता निश्चित रूप से बहुत लाभ लेंगे अगर आप ध्यान से सुनेंगे आज के कार्यक्रम को। तो डॉक्टर शालू गुप्ता की बातें सुनिए और बहुत सिंपल लेकिन बहुत कारगर चीजें आप बता रही हैं, और अगर इनको हम सच में फॉलो करें तो मुझे लगता है कि बिल्कुल काफी हद तक होगा ही होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल जी। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।
आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और आज का रेडियो डॉक्टर समर्पित है नेचुरोपैथी को, प्राकृतिक चिकित्सा को। और आज हम बात कर रहे हैं इसमें किस तरह के ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, क्यों किए जाते हैं, नेचुरोपैथी का क्या रोल हो सकता है हमारी बीमारी के उपचार में। और बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर शालू गुप्ता ने आपके प्रश्नों के अभी तक जवाब दिए। आधा समय निकल चुका है लेकिन आधा बाकी है, तो जरूर आपके और प्रश्नों को हम शामिल करते रहेंगे। ये जरूर बीच बीच में जानते रहेंगे। डॉक्टर साहब देखिए, एक फोन पे भी वेट कर रहे हैं, मैसेजेस की भी लाइन लगी हुई है, तो हम कोशिश करेंगे सभी के प्रश्नों का जवाब आज दे सकें। देखिए कितना हम सफल हो पाते हैं। तो आइए पहले फोन कॉल लें कि मैसेज ले लें, जैसे आपको ठीक है। फोन ले लेते हैं, मैसेजेस फिर हम ले लेंगे। जी आइए, आपका सवाल लेते हैं। हेलो बहन जी, नमस्ते। जी जी, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत। जी गजराज बोल रहा हूँ, नई दिल्ली से। जी गजराज जी, प्रश्न करें डॉक्टर साहब को। नमस्कार। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, ऐसा हुआ था मेरे जो ना पिछले सितंबर में जो ना ब्रेन में स्ट्रोक आ गया था। तो मेरी जो ना आंखों की क्लियरिटी खत्म हो गई है, लेकिन आंखों में जो ना मेरे कोई नुक्स नहीं है। मैंने चेक कराई है आंखें अपनी, लेकिन आंखों में कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे को दिखने में दिक्कत हो गई है। तो क्या ये इससे ठीक हो जाएंगी मेरी ये दिमाग की नसें? देखिए, जो आपको आईज की प्रॉब्लम है, जो ब्रेन स्ट्रोक के बाद आई है, उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आहार को अच्छा करना पड़ेगा। अपनी डाइट में, न्यूट्रिशन में बहुत ज्यादा बेटरमेंट करनी पड़ेगी कि आपके शरीर को इतना पोषण मिले कि आपकी जो ब्रेन की नसें हैं वो थोड़ी सी सक्रिय हो जाएं और हेल्दी हो जाएं, पुष्ट हो जाएं। जैसे जैसे ब्रेन की नर्व्स बेटर होंगी वैसे वैसे आंखों की रोशनी आएगी। तो इसके लिए मेजरली आपको कोशिश कीजिए, प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ाइए, दालें बढ़ाइए। और जो इंडियन सोर्स ऑफ प्रोटीन है सबसे ज्यादा सोया में है, चाप में है और पनीर है। इन सब चीजों को थोड़ा सा बढ़ाइए। दूसरी चीज ये है कि गर्म पानी में पैर रखिए। उसको रखने से हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बेटर होता है और आपकी ब्रेन की जो नर्व्स हैं वो बहुत हद तक रिलैक्स होती हैं। थर्डली, नाक में तेल डालिए 2-2, 3-3 बूंद, उससे भी आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। जी, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता प्रश्न है, मैंने देखा अभी, तो मैंने कहा मैं अभी पूछ लेती हूँ। अमित खान लिख रहे हैं बागपत यूपी से, मेरी नजर बहुत कमजोर हो गई है, मैंने आपसे मैं इनका उपाय पूछना चाहता हूँ और मुझे क्या खाना चाहिए ताकि मेरी नजर तेज हो जाए। तो लगभग यही। अमित जी, आपको आई एम नॉट श्योर कि आप क्या करते हैं और कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है और आपकी नजर कितनी कमजोर है, लेकिन जनरली जिनकी आई साइट वीक हो गई है उन लोगों को वो त्रिफला के पानी से आई वॉश कीजिए। उससे आपकी नर्व्स में बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। आधा चम्मच त्रिफला आप रात भर भिगा दीजिए पानी में और सुबह उसे किसी महीन से कपड़े में छान लीजिए और फिर किसी आई वॉश कप से या उससे अपनी आंखों को वॉश कीजिए। 20-20, 25-25 बार ब्लिंक कीजिए, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सेकेंडली, अपनी डाइट में नींबू बढ़ाइए। 1 या 2 नींबू रोज खाइए। थर्डली, आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी डाइट में आंवला भी जरूर हो। आंवला और विटामिन ए आंखों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो पपीता है, सेब है, अनार है, इनको आप डाइट में बढ़ाइए। और अल्टीमेटली वही, जैसे मैंने कहा कि अपने लाइफस्टाइल को आपको ठीक करना ही पड़ेगा, तभी आपके जो डेड ऑर्गन्स हैं या जो ऑर्गन्स वीक हो गए हैं वो रेजुविनेट हो जाएंगे। जी, बालू राजड़ बाड़मेर से लिख रहे हैं, खम्मा गढ़ी शालनी बाईसा, मेरी पित्त प्रवृत्ति है और इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखें। तो अभी हमने कफ वाली प्रवृत्ति की बात की थी, तो इनको भी बता दीजिए। देखिए, पित्त प्रवृत्ति का मतलब यही है कि आपके शरीर में बहुत गर्मी है, तो आपको ध्यान रखना है। पित्त में आई एम नॉट श्योर आपको क्या है, कि आपको एसिड बनता है या आपको आपकी छाती में जलन होती है, आपको बार बार उल्टी आती है। जनरली पित्त में ऐसा ही होता है, या आपको जी मिचलाता है, बेचैनी रहती है। तो आपको सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना है कि आप ठंडी तासीर की चीजें खाएं जिसमें नारियल पानी है। गोंद कतीरा शायद आपको पता होगा, ये एक ड्राई फ्रूट की तरह ही होता है। इसको भिगाते हैं, 6-7 घंटे भिगाते हैं और ये फूल जाता है। फिर इसको छानकर किसी ड्रिंक में डालकर पीते हैं, जैसे आपने नारियल पानी में पी लिया, किसी और नॉर्मल नींबू पानी में पी लिया, पर नींबू कम पिएंगे जितने भी पित्त प्रवृत्ति के लोग हैं। और फलाहार आप कर सकते हैं। आपको पित्त से बिल्कुल छुटकारा पाना है तो पित्त के लिए आप 2-2, 3-3 दिन फलाहार भी कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि रात के समय दालें ना खाएं, दिन में भी सिर्फ मूंग छिलका दाल या साबुत मूंग ऐसी दालें खाएं।
पेट पे ठंडा टॉवल रखें 15 से 20 मिनट रोज, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पेट रोज साफ हो। विद इन 10-15 दिन आपको काफी अच्छा रिलीफ मिल जाएगा। जी, काफी विस्तार से आपने बताया, और काफी ऐसी चीजें हैं जिसको इजीली फॉलो किया जा सकता है। जी, ये हमें प्रश्न भेज रहे हैं, लिखने वाले हैं, नाम तो मुझे अभी नहीं दिख रहा है, पर प्रश्न इनका यह है कि क्या डिप्रेशन और एंजाइटी का भी उपचार है इसमें नेचुरोपैथी? देखिए, डिप्रेशन और एंजाइटी का सबसे पहला उपचार तो इंसान के अपने पास है, ये हमें समझ लेना चाहिए। दूसरी चीज है कि यदि किसी सदमे की वजह से या कोई बहुत टेंशन है, किसी भी वजह से आपको डिप्रेशन या एंजाइटी है, तो इलाज प्राकृतिक चिकित्सा में जरूर है। मिट्टी की पट्टी बहुत काम करती है। ठंडा कटी स्नान जो हाइड्रोथेरेपी है वो प्राकृतिक चिकित्सा में डिप्रेशन को रिलीज करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठंडे पानी में सिर्फ बैठना, आप लोग शायद प्राकृतिक चिकित्सा को इसलिए भी शायद लगता है कि सीरियस आप लोग नहीं होते हैं, क्योंकि आपको लगता है क्या सिर्फ पानी में बैठने से कुछ हो जाएगा। प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है कि आपने वैसे भी देखा होगा, जब आप ठंडे पानी से स्नान लेते हैं बॉडी कितनी रिलैक्स हो जाती है। तो जब हम ठंडे पानी में बैठते हैं तो भी डिप्रेशन एंजाइटी में बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। एक अच्छा माहौल, एक बिल्कुल सूदनिंग म्यूजिक जैसे ओम, जिसमें हमारी ब्रेन की वेव्स बिल्कुल सटल रहती हैं। उसके बाद बिल्कुल सात्विक आहार। उसके बाद एक और इलाज है जिसको हम बोलते हैं शिरोधारा। शिरोधारा में कुछ मेडिकेटेड ऑयल से आपके जो क्राउन चक्रा है वहां पर 40 मिनट्स उस ऑयल को डाला जाता है, जिससे आपकी जो पीनियल ग्लैंड की केमिकल रिलीज जो वो करता है वो हमेशा बेटर हो जाती है। तो आपको डिप्रेशन और एंजाइटी से निकलने में बहुत आसानी होती है। एक श्रोता हमारे वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं किशन चंद बोल रहा हूँ। मैडम नमस्कार आपको। नमस्कार। मेरी प्रॉब्लम है कि मैं एक बार एडमिट हुआ था इसमें एलोपैथिक इलाज के लिए, करीबन एक महीने के लिए। उसके बाद मेरा चलना फिरना काफी खराब हो गया था। अभी प्रैक्टिस करके ठीक किया है, और आंखों की रोशनी उसी दवाइयों के दौरान चली गई, एलोपैथिक के ट्रीटमेंट के। बस लाइट जलती मुझसे दिखती है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये, खाने के टाइम मेरा खाना जो है आगे जाके रुक जाता है फूड पाइप में, जिसके बाद 2 बार एंडोस्कोपी कराई है, लेकिन अभी वो ठीक से नहीं है। मेरे को लिक्विड खाना पड़ता है, मतलब पतला खाना खा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे स्ट्रोक भी हो चुका है 2 साल पहले, उससे पहले कोरोना भी हो चुका है। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 77 है। अच्छा, देखिए इस केस में क्योंकि आप दूर हैं, मैं बहुत कुछ तो नहीं सजेस्ट करना चाहूंगी, लेकिन इसके लिए आप खाने के लिए सबसे पहले तो पेट पे ठंडा टॉवल रखना शुरू कीजिए 15 से 20 मिनट। इससे जो पेट की गर्मी होती है वो शांत होती है और आपको खाना पचने में मदद होती है। दूसरी चीज है, आपको थोड़ा सा तेल मालिश का सहारा यहाँ पे लेना पड़ेगा कि आप सन बाथ भी लें और तेल मालिश भी कराएं, कि कहीं पर धूप में शरीर की तेल से मालिश कराएं 20 से 25 मिनट, और फिर आधा पौना घंटा धूप में ही लेटे रहें और उसके बाद स्नान लें। इससे शरीर की मांसपेशियां थोड़ी सी स्ट्रांग होंगी और आपकी बॉडी को बेटर होने में हेल्प मिलेगी। बाकी मैं बहुत कुछ आपको सजेस्ट नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ फोन पर सुनकर ही उस चीज को फॉलो करें। तो आप किसी प्राकृतिक चिकित्सक के पास जाकर उनसे सलाह लीजिए। जी, पर मदद मिल सकती है? मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। हाँ जी। उमेश कुमार जी हमें ख्याल से लिख रहे हैं कि इनको जानकारी बहुत अच्छी लग रही है, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, और आगे ये लिख रहे हैं कि जो बरसात का मौसम होता है तो इसमें कई बार फोड़े फुंसी हो जाती है। हाँ, तो क्या उसमें भी मदद मिल सकती है? देखिए, हमारा देश ना ऋतुचर्या, हम एक बड़ा अच्छा टॉपिक पढ़ाते हैं, ऋतुचर्या और दिनचर्या। हम लोगों ने तो ये सोचा है कि जो मौसम हो, जो मर्जी हो, हमारा खान पान सेम रहेगा, लेकिन हम ऐसे देश में हैं जहां पर ऋतुएं बदलती रहती हैं। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे ऋतु बदलेगी तो हमारा भोजन बदलेगा। जैसे सावन के सोमवार का व्रत रखने का चलन इसीलिए है कि आप एटलीस्ट सावन में बारिश के मौसम में एक दिन फलाहार करें। लेकिन हम फलाहार के नाम पर भी शाम को पूड़ी और पकौड़े खा लेते हैं, तो वो व्रत का पर्पस भी खराब हो जाता है।
तो आपको ये ध्यान रखना है, नंबर 1, सावन में कभी भी दूध से बनी चीजें नहीं खाएं, क्योंकि सावन में बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े होते हैं। तो गायें भैंसें भी वही खाती हैं और जो दूध होता है वो भी टॉक्सिक हो जाता है। इसलिए सावन में थोड़ा सा दूध चढ़ाने का भी नियम है कि आप दूध चढ़ाएं, ताकि हम घर में उसका कंजम्पशन कम करें। नंबर 1। नंबर 2, आपको ये ध्यान रखना है कि बारिश का जब मौसम होता है तो उसमें दही और छाछ को बिल्कुल बंद कर दें। उन दिनों कड़ी, दही, छाछ और जो साबुत दालें हैं, जैसे साबुत उड़द है, व्हाइट वाले चने हैं, ये छोले हैं, उन्हें घर में ना बनाएं। आपको लाइट फूड खाना है जो इजीली पच सके, और कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा फलाहार और रसाहार पे रहें। फ्रूट्स और लिक्विड्स जितना लेंगे उतना ज्यादा आप सावन में हर बीमारी से बचे रहेंगे रेनी सीजन में। और दिन में जब आप 3 बार पका हुआ खाते हैं, कोशिश कीजिए 2 कुक्ड मील्स खाइए और बाकी पूरा दिन रॉ लीजिए, जो भी कच्चा आहार है उसको लीजिए। अच्छा। इससे होपफुली आपको कभी भी फोड़े फुंसियां नहीं होंगी। अच्छा, एक ये प्रश्न अलग तरह का आया है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनीता तेजवानी जी पूछ रही हैं कि क्या नेचुरोपैथी जेनेटिक डिजीजेस पर काम करती है? अनीता जी, ये जेनेटिक डिजीजेस पर नेचुरोपैथी काम करती है, लेकिन कुछ डिजीजेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो हमें शायद बात करनी पड़ेगी कि आप कौन से डिजीज के बारे में बात कर रही हैं। अगर हम डायबिटीज की बात करें तो लोग डायबिटीज को भी एक जेनेटिक डिजीज समझते हैं, लेकिन हमारे पास तो बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें पेरेंट्स को डायबिटीज होती है लेकिन बच्चों को डायबिटीज ठीक हो जाती है, क्योंकि हम सेम लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात कर रही हैं जो जेनेटिक हैं, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो डिजीजेस लाइफस्टाइल की वजह से नहीं होते उन्हें कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है। जी, हमारे श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार। गौतम बोल रहा हूँ। जी गौतम जी, प्रश्न कर रहे हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी का भी इलाज प्राकृतिक चिकित्सा में है क्या? नहीं, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। तो मनोहर लाल गांधी जी चाणक्य चौक गाजियाबाद से पूछना चाह रहे हैं कि किसी महिला में रक्त की कमी के कारण अगर पैरों में सूजन हो तो क्या प्राकृतिक चिकित्सा और योग से ये सही हो सकता है? और इनका एक प्रश्न ये भी है कि क्या आजकल यूट्यूब और टीवी पे जैसे देखकर हम लोग योग और बाकी चीजें करते हैं, वो सही होता है क्या? देखिए, आप सबसे पहले तो जितने भी लोग सवाल पूछते हैं, आप ये समझिए कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा का कभी नुकसान नहीं है। आप कुछ भी, कोई भी आपको बीमारी है, प्राकृतिक चिकित्सा हमेशा आपको ठीक होने में मदद करेगी। अब किस लेवल तक मदद करेगी वो डिपेंड करता है कि आप कितना डिसिप्लिन्ड हैं और आप क्या डाइट फॉलो करते हैं और आप कितना प्राकृतिक चिकित्सा की जो थेरेपीज हैं वो लेते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा आपको हर चीज में मदद करती है। अब अगर यदि किसी महिला का रक्त कम है जिसकी वजह से पैरों में सूजन है, तो हम प्राकृतिक चिकित्सा में आपको ऐसा इलाज देते हैं और ऐसा आहार देते हैं जिससे आपका रक्त बढ़ेगा और पैरों में सूजन चली जाएगी। तो उसमें इलाज है ही है। और बहुत सारे प्रश्न हमारे पास हैं डॉक्टर साहब। फोन पर भी हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं। हेलो। हाँ जी, आप रेडियो डॉक्टर में प्रश्न कर लें, अपना नाम बता के। मैं जयपुर से विजय बोल रहा हूँ मैम। जी विजय और जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमें डाइट में ऐसा किस चीज के साथ क्या नहीं खाना चाहिए कि हमारा पाचन क्रिया या फिर हमारा कोई भी रोग या बीमारी। जी समझ गए, वो कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं। अभी आपने कुछ तो बताए भी थे शायद। हाँ जी, देखिए बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, बट मैं आपको कुछ यहाँ बता देती हूँ, कॉमन वाले बता दीजिए। हाँ जी, देखिए कुछ चीजें हैं जैसे फल के साथ, खाने के साथ फल नहीं, खाने के साथ जल नहीं, कि खाने के साथ हमें फल कभी नहीं खाते हैं। फ्रूट्स शुड बी टेकन एज एन इंडिविजुअल डाइट। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो भोजन है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। नंबर 1 फ्रूट्स, नंबर 2 सैलेड, नंबर 3 नट्स और नंबर 4 कुक्ड फूड। तो ये 4 चीजें हमारी डाइट में रोज होंगी। अब फ्रूट्स जो हैं वो हमारी डाइट का पार्ट हैं। हम ये सोचते हैं ना, कभी फल खाया कभी नहीं खाया, वो नहीं होगा, नहीं चलेगा। अगर आपको एक अच्छी हेल्दी बॉडी चाहिए तो फ्रूट अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, मस्ट है। लेकिन अगर आपने फल को खाने के साथ खा लिया तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो फल और खाने का कॉम्बिनेशन गलत है। नंबर 2, कुछ बादाम, अखरोट, कुछ भी नट्स जो रात भर भीगे हों उन्हें भी आपको जरूर खाना है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए एक मल्टीविटामिन का काम करते हैं। आप बाहर से मल्टीविटामिन खाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। हमारी डाइट में खाइए मल्टीविटामिन, मतलब रात को नट्स कुछ भिगा दीजिए, उसको खाइए। अब फ्रूट्स के साथ नट्स भी नहीं खाते, इट्स अ बैड कॉम्बिनेशन। तो आपको फल हमेशा अकेले खाना है।
नंबर 2, सैलेड्स आप खा सकते हैं। जब आप सैलेड खाएंगे या स्प्राउट्स खाएंगे उसमें आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन। नंबर 3, आप भोजन करेंगे। भोजन में भी आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप सब्जी और दाल इकट्ठी खाते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि एक बार में एक ही तरह की सब्जी खाइए या दाल खाइए। जब आप अपनी राजसिक प्लेट लगाते हैं ना, जिसमें आपने 10 तरह की वैरायटी खा ली, तो हमारी बॉडी भी कंफ्यूज हो जाती है कि किसको कैसे पचाए। तो एक सादा भोजन कीजिए जिसमें एक सब्जी, खूब सारा सैलेड, रोटी या चावल और साथ में दही, जैसे भी आपका जो शेड्यूल है। उसके बाद ये कोशिश कीजिए शाम को 5 बजे के बाद आपने फल नहीं खाना है, क्योंकि शाम को जो सूर्य तत्व है वो कम हो जाता है और चंद्र तत्व पीक पर हो जाता है। तो 5 बजे के बाद आप फल और सलाद नहीं खाएंगे। सलाद में भी ऐसा नहीं है आपको कुछ नहीं खाना। सलाद में खीरा, दिन में हीरा, रात में पीढ़ा। तो खीरा और मूली जैसी चीजें रात को नहीं खाते हैं। आप टमाटर खा सकते हैं, चुकंदर खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, वो आपको सलाद में खाना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दिन में आप 2 कुक्ड मील्स लीजिए और हर मील के साथ आपको 1 प्लेट सलाद जरूर खाना है। और जो आप फ्रूट खाएंगे वो आप अलग से खाएंगे। और आपके भोजन में इस सब चीजों के साथ वो ऐड हो सकती है नट्स, मतलब ड्राई फ्रूट ऐड हो सकता है। इसके अलावा देखिए बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा समय का अभाव है। जी, तो मैं कहती हूँ बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन काफी अच्छी जानकारी है। और एक चीज और बताइए, जो आपने बताया सलाद खाना है खाने के साथ, तो वो खाने से पहले, साथ में या बाद में, उससे कोई फर्क नहीं। सैलेड को जनरली हम कहते हैं कि आप खाने से पहले खाओ ताकि आपका पेट आधा भर जाए, आप खाना कम खाएं। सिर्फ यही लॉजिक है कि आप पहले खाएं ताकि भोजन कम करें, इसीलिए। लेकिन वैसे वो कभी भी खाया, वैसे आप कभी भी खा सकते हैं। एक ये प्रश्न हमारे पास आया है, नेहा जी का, जयपुर से लिख रही हैं। ये कह रही हैं कि मैंगो जो है, हम लोग क्या रोज हैबिट है कि हम खाने के बाद डिनर पे मैंगो खाते हैं, तो क्या ये सही है? तो आप बताइए। नेहा जी, सिर्फ आम ही एक ऐसा फल है जिसे भोजन के साथ खाया जा सकता है, क्योंकि आम की तासीर थोड़ी गर्म मानी जाती है। तो इसे हम रात में भी खा सकते हैं और खाने के बाद भी खा सकते हैं। आम के अलावा कोई भी ऐसा फल नहीं है जो आप खाने के साथ खा सकते हैं। तो दिस इज राइट, इसमें कोई डरने की बात, इसमें कोई बात नहीं। और एक इन्होंने नी जॉइंट पेन के बारे में भी जानना चाहे, तो कुछ शॉर्ट में बताइए। मैं आपको ना बहुत बेसिक सा होम रेमेडी बता देती हूँ, क्योंकि आजकल घुटनों की तकलीफ जो भी लोग 40-45 साल कवर करते हैं, मोस्टली सबको है। तो घुटनों की तकलीफ के लिए आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, एक तो घुटने की मोबिलिटी को मेंटेन रखें। ये नहीं कि अगर घुटने में दर्द हो गया तो आप बैठ जाएं कि आपने चलना बंद कर दिया, नीचे बैठना बंद कर दिया, बट यस, यू नीड टू ऑब्जर्व योर बॉडी। दूसरी चीज है, एक हलवा बनाते हैं देसी तरीके से हलवा, जिसमें कढ़ाई में आपने सरसों का तेल डाला, 2 चम्मच मेथी दाना और अजवाइन डाला, फिर मीठा सोडा, हल्दी और नमक डाल दिया आधा चम्मच, फिर गुड़ और पानी डाल दिया, जिससे वो चाशनी बन जाती है, और ऊपर से आपने आटा मिक्स कर दिया, तो ये एक हलवा बन जाता है। इसको सहता सहता सा निवाया आप अपने घुटने के आगे पीछे लगाएं। ये एक पेस्ट की तरह बन जाता है, जो घुटने का जितना भी हमारा जो एकिंग मसल्स हैं हमारी घुटने में, उनको बड़ा रिलैक्सेशन देता है, और आप थोड़ा सा लंबा टाइम इससे चल सकते हैं। दूसरी चीज है, हमारे पास मस्टर्ड पैक भी होता है। मस्टर्ड पैक जो खल होती है मस्टर्ड की, उसको आप थोड़ा सा भिगाएं पानी में, उसका पेस्ट बनाएं और घुटने के चारों तरफ लगाएं। उसको अगर आप 40-45 दिन लगाएंगे, आपको अपने घुटने में बहुत ही अच्छा चेंज दिखेगा दर्द में। उसके बाद प्राकृतिक चिकित्सा में गर्म ठंडी पट्टी भी होती है, जिसमें ठंडी पट्टी, सूती पट्टी पहले नीचे बांधी जाती है और ऊपर गर्म पट्टी बांधी जाती है ऊन की। इसको 40 मिनट तक घुटने पे बांधने से जो घुटने में आसपास फैट जमा हो जाता है वो भी निकल जाता है और दर्द में काफी रिलीफ आता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, गर्म पानी में पैर रखें, जिसमें आप एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं। 15 मिनट के लिए पानी में पैर रखें और 3 से 4 चम्मच एप्सम सॉल्ट डालें और मग से वो घुटने पे पानी डालते रहें। इससे भी आपको घुटने में बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। अगर आप रिलीजियसली कर रहे हैं तो आपको घुटनों में बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। मेरा एक प्रश्न है, मेरी एक परिचित हैं, उनको काफी पेन है, जैसे इससे रिलेटेड ही है, नी पेन है, और उनको डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप नी ट्रांसप्लांट करा लें। तो क्या ऐसी कंडीशन में भी जो आपने अभी बताई है थेरेपीज वर्क करेंगी और वो बच सकती हैं ट्रांसप्लांट से? देखो, जनरली आई एम नॉट श्योर, आई शुड नॉट से, लेकिन एलोपैथी में शायद बहुत जल्दी हम ऑपरेशंस पर आ जाते हैं, पर प्राकृतिक चिकित्सा का काम होता है सर्जरीज को बचाना। तो ऐसे केसेस में एक और थेरेपी होती है जिसे हम बोलते हैं जानू बस्ती।
ये आयुर्वेदा का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, जिसमें घुटने पर एक मेडिकेटेड ऑयल भरा जाता है, तो उससे नी ट्रांसप्लांट बच सकता है। बहुत हद तक हमने लोगों का बचाया है। हाँ तो जी, उम्मीद है कि बिल्कुल उम्मीद है अगर आप अर्ली स्टेजेस पे पकड़ लेंगे। अगर आप बिल्कुल 20 साल बाद आएंगे तो देखिए मुश्किल है किसी के लिए भी। जी, बहुत अच्छी बात है कि आपने बताया कि किस तरह से उसको पहचानना है और करना है। अनूप कुमार रांची से लिख रहे हैं कि इर्रेगुलर स्लीप पैटर्न है और बैकबोन में दर्द है, तो नेचुरोपैथी करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। इर्रेगुलर स्लीप पैटर्न है तो इसके लिए तो देखिए बहुत सारी चीजें शायद हमारी अपनी ही कमी होती है, जो हम सुधार लें तो हम अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। जी। तो जो हम लेट नाइट तक फोन देखते हैं, सारा दिन हम फोन में हैं, या हमारा दिमाग जो मल्टीटास्किंग सारा दिन करता है, तो हम किसी भी चीज को बहुत ज्यादा आजकल जो मीडिया है हम लोग उसको देखकर कुछ भी विचार दिमाग में बिठा लेते हैं, जिससे इर्रेगुलर स्लीप है। सेकेंडली, अगर आपको कमर दर्द की वजह से इर्रेगुलर स्लीप है तो कमर दर्द का इलाज बहुत ईजिली पॉसिबल है। बहुत ज्यादा कमर दर्द है तो कटी बस्ती इसका इलाज है, नहीं तो कमर की मालिश है, गर्म ठंडा कमर का सेक है, और कुछ ऐसे तेल भी आते हैं, कुछ ऐसे पत्ते हमारी प्रकृति में मौजूद हैं जिन्हें हम गर्म करके अफेक्टेड पार्ट पर लगाते हैं, और 40-45 मिनट तक अगर हम लगाए रखते हैं तो भी वो दर्द को खींच लेते हैं। तो वो आपको स्पेसिफिक हमसे मिलकर या किसी से भी मिलकर बताना पड़ेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कितने समय से प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग आपको हम गाइड कर देंगे। अच्छा, ये भी बताइए डॉक्टर शालू कि जिस तरह से आपने बताया कि कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो बहुत लाभ देते हैं, कितना ड्यूरेशन, कितना टाइम लगता है इसमें? वो देखिए वो पेशेंट को देखकर हम बताते हैं, लेकिन जनरली 10 से 20 दिन हम इतना बुलाते हैं। और बाकी देखिए हमारा पर्पस ये है कि आपको सारी उम्र डॉक्टर के पास नहीं रहना, हम अपने डॉक्टर स्वयं हैं, तो हम आपकी बॉडी को बहुत हद तक रेजुविनेट कर देते हैं और फिर हम आपको होमवर्क देते हैं। यू नीड टू फॉलो थिंग्स एट होम। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहेंगे और चीजें जो बताई जाती हैं उसे फॉलो करेंगे तो आप चीजों को धीरे धीरे वो ठीक हो जाती हैं। जी। आलोका लिख रही है नोएडा से कि इनकी बेटी है 22 साल की और वो थायराइड है उनको 4 सालों से, तो नेचुरोपैथी में थायराइड का क्योर है? आलोका जी, नेचुरोपैथी में थायराइड का क्योर है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी मेडिसिन छूट जाती हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत मिनिमल डोसेज पे चलते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अपनी, क्योंकि ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है उसकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। जैसे धनिया पानी भी हम पिलाते हैं, और इसके लिए कुछ डिसिप्लिन आपको रखने पड़ेंगे। डिपेंड करता है कि उसको हाइपर थायराइड है या हाइपोथायराइड है, तो मैं उसी बेसिस पर आपको कुछ बता पाऊंगी। तो आपके मैसेज में ऐसा नहीं है तो शायद हम कभी पर्सनल आप किसी से बात करेंगे जाकर, तो आपको गाइड कर देंगे, पता चल जाएगा। हाँ जी। तरुण कुमार अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से लिख रहे हैं कि मेरी उम्र है 43 इयर्स और मुझे बहुत छींकें आती हैं और खासतौर पर इस मौसम में, और एलर्जी जैसा लगता है, तो क्या नेचुरोपैथी शुरू करने से मुझे छींकों में कंट्रोल हो पाएगा? बिल्कुल होगा तरुण जी। देखिए इस मौसम में जिन लोगों को कॉन्टिन्यूस स्नीजिंग होती है, ये है मियर एलर्जी है, क्योंकि चेंज ऑफ सीजन पे हो जाती है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि एक तो नाक में तेल डालना शुरू कीजिए, 2-2, 3-3 बूंद दिन में 2 बार। दूसरी चीज है आपको अपनी छाती की सिकाई करनी है, हल्का सा तेल मालिश करके आप छाती की सिकाई कीजिए। तीसरी चीज है थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक, उसको उबाल के उसकी चाय पीजिए। प्लेन पानी ही पीना है वो, मतलब लहसुन और अदरक का, उससे एलर्जी लेवल्स काफी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। चौथी चीज है अपनी मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद कर दीजिए फॉर सम टाइम, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बेटर हो जाएगी। और डाइट जो मैंने आपको बताया, जो डाइट का शेड्यूल है उसको फॉलो करना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डाइट को फॉलो करते हैं तभी बॉडी की इम्यूनिटी बेटर होगी और आप किसी भी बीमारी से निजात पा सकते हैं। जी। और एक हमें डॉक्टर अभय लिख रहे हैं न्यू दिल्ली से ही कि ब्रोंकाइटिस है, COPD है, तो इसमें भी क्या आप एडवाइस करेंगे? डॉक्टर अजय, ब्रोंकाइटिस के काफी पेशेंट्स पे हमने काम किया है। जनरली अगर अक्यूट है या क्रॉनिक भी है तो इसमें हृदय बस्ती भी बहुत अच्छा काम करती है। बाकी देखिए गर्म ठंडी छाती लपेट है, नस्यम है और ट्रंक बाथ है, काफी सारी चीजें हेल्प करती हैं। बट ऐसा जब भी आप प्राकृतिक चिकित्सा करेंगे तो आपको बिना दवा के बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलेगा अपनी बॉडी में। तो मेरी सलाह यही है, आप जरूर करिए। जी। और बिंदु रोहिणी से लिख रही हैं, इट इज अ वंडरफुल सेशन विद यू डॉक्टर शालू, एंड साथ ही साथ ये लिख रही हैं कि मेरी डॉटर है 15 years old, शी हैज गॉट पिंपल्स एंड ऑयली फेस, हाउ कैन वी
find a remedy through naturopathy? Is it possible? बिंदु जी, हमें सबसे पहले ना आप ये ध्यान रखिए कि अगर कोई भी बीमारी हमें है तो हमें उसकी जड़ को समझना है कि बीमारी क्यों है। अब क्योंकि आपकी डॉटर 15 इयर्स की है तो शायद ये मेंस्ट्रुएशन का टाइम है और इस दौरान पिंपल्स आना बहुत ही कॉमन हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के समय बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की बहुत बार डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि बच्चे वही खाते हैं जो वो हमेशा से खाते आ रहे हैं। तो हम वीट ग्रास जैसी चीजें या अशोका रिष्ट जैसी चीजें हम उन्हें देना शुरू करें और थोड़ा सा आहार का ध्यान रखें। जी, तो आज हमने बहुत सारी बातें डॉक्टर शालू गुप्ता से नई नई समझी और सीखी, लेकिन ये हैं वो ही पुरानी बातें जो हम भूल जाते हैं और जिन्हें हमें भूलना नहीं है, हमें अपनी जिंदगी में शामिल करना है। उन सभी श्रोताओं को, उन सभी साथियों को, उन सभी दोस्तों को जिन्होंने इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहकर ये प्रश्न किए, मैसेज के माध्यम से, फोन के माध्यम से, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने बात की नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर्स के बारे में। धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर शालू गुप्ता को, जो कि नेचुरोपैथी एक्सपर्ट हैं। उन्होंने समय निकाला, यहाँ आई हैं और बहुत अच्छी जानकारी आपने हम सब तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी, यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का भी नमस्कार। आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया गया। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।